हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। बायोस्कोर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट के बारे में। तो चलिए नीट रिवीजन सीरीज के अंदर पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में। तो देखते हैं कि एनसीईआरटी हमें इसके बारे में क्या कहती है यहाँ पे। तो रेस्पिरेशंस के बारे में बात करें आपको, तो रेस्पिरेशंस की डेफिनेशंस की बात करूं तो रेस्पिरेशन जो है एक प्रकार की एम्फीबोलिक मतलब इसमें कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों ही देखने को मिलता है हमारा। और कैसी हमारी एक्सर्गोनिक मल्टी स्टेप एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है, जिसके अंदर एंड फॉर्म्स के अंदर रूप में हमारा बायो यूजेबल मेटाबॉलिक एनर्जी का रिलीज होता है इन फॉर्म ऑफ एटीपी के रूप में, जिसको जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने डिफरेंट काम करने के लिए, वर्क करने के लिए उसका यूज करता है। अल्टीमेटली मतलब बात कह सकते हैं कि रेस्पिरेशंस के द्वारा ही वो एनिमल्स क्या करता है, बायो यूजेबल एनर्जी का प्रोडक्शंस करता है हमारा। सो मीन्स द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट द डेली लाइफ एक्टिविटीज को करने के लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग की बात करते हैं इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड। और यहाँ पे हम जो ब्रीथिंग को जनरली रेस्पिरेशन की जब भी बात करते हैं तो उसको ब्रीथिंग से जोड़ देते हैं, बट ब्रीथिंग जो होती है हमारी वो रेस्पिरेशन की एक स्टेप का एक पार्ट हम कह सकते हैं हमारा। जो हम जो यहाँ पे रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे कहाँ पे, सेल्यूलर लेवल पर जो रेस्पिरेशन होता है उसी टॉपिक के रिलेशन में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यहाँ पे। सो ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ प्रोसेसेस के रूप में होते हैं, एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का बर्निंग होना, रिजल्टेंट क्या होगा, एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड यहाँ पे देखने को मिलता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की जो हमने बात की थी हमारा, यहाँ पे क्या हुआ था पिछले चैप्टर में हमने कि लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी के फॉर्म में चेंजेस हो रहा था, एंड दैट इज जो एनर्जी थी हमारी फोटोकेमिकल एनर्जी थी वो कहाँ हो रही थी, वो बॉन्ड्स के रूप में क्या हो रही थी, हमारी स्टोरेज हो रही थी। ये बॉन्ड्स बन रहे थे किसके, कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमें देखने को मिल रहे थे, जैसे कि जो ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स में क्या था हमारा स्टोरेज हो रहा था हमारा यहाँ पे। तो इनको बनाने के लिए वो एनर्जी हमारे स्टोरेज होती। हम रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, इन्हीं बॉन्ड्स को क्या करते हैं हमारा वापस जो फूड खाते हैं हमारा स्टार्च के रूप में हमारा फूड है हमारा, है ना, ग्लूकोज के रूप में जो फूड है हमारा सुक्रोज का, इन्हीं को हम जब खाते हैं तो वहां पे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड थे हमारे, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉर्मेशन हुए थे। अब हम रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, हमारा इन्हीं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को हम क्या करते हैं हमारा वापस ब्रेक डाउन करते हैं हमारा, और किसमें हमारा सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में वापस इनको ब्रेक डाउन करते हैं यहाँ पे। तो ब्रेक डाउन करने में क्या होता है, जो बॉन्ड्स के रूप में हाई एनर्जी स्टोरेज थी वो एनर्जी क्या होती है वापस रिलीज होती है, और वो एनर्जी किसके रूप में होती है, हमारी एटीपी के रूप में हमें देखने को मिलता है हमारा। सो एनिमल्स कैसे होते हैं हमारे, हेट्रोट्रोफिक इन नेचर हमें देखने को मिलते हैं हमारा, परपोषी टाइप के हमारे पोषण हमें देखने को मिलता है। सो दे ऑब्टेन फूड कहां से लेते हैं, प्लांट से, और प्लांट ने एनर्जी क्या है, फोटोसिंथेसिस से स्टोर की हमारी। जैसे ऐसे हम बात करें सेप्रोफाइट्स की बात करें, जैसे कि फंजाइवा की बात करें हमारा, आर डिपेंडेंट ऑन द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे डिपेंडेंट्स होते हैं। अल्टीमेटली ऑल द फूड इज रेस्पायर फॉर द लाइफ प्रोसेस कम फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस से ही वो चीज हमारे पास आई हुई है हमारा। सो फोटोसिंथेसिस इन टेक प्लेस कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में हमें देखने को मिलता है, कहाँ पे हमारा यूकैरियोट्स के अंदर। वेयरएज ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू यील्ड एनर्जी, जो हमारा प्राप्त करने के लिए एनर्जी होती है वो प्रोसेस जो होती है हमारी टेक प्लेस होती है हमारी एनर्जी के लिए साइटोप्लाज्म के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हमें दो प्लेसेस में देखने को मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया इन केस ऑफ यूकैरियोट्स की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे एनर्जी प्रोसेस के बारे में बात होती है हमारी। यहाँ पे क्या होता है, द ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन
within the cells leading to release of considerable amount of energy is called the respiration। तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा, यहाँ पे जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो यूज होते हैं हमारे, और उसमें जो बॉन्ड्स में जो एनर्जी थी उनका रिलीज होना, वही क्या कहलाता है, हमारा रेस्पायरेशन कहलाता है। एक्चुअल ये सही ढंग से वर्ड होना चाहिए सेल्यूलर रेस्पायरेशन, वो देखने को तो सेल के लेवल पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे द कंपाउंड डेट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर इज नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहलाते हैं, और जो प्रोडक्ट हमारे ऑक्सीडेशन में यूज होने वाले हैं हमारे, उन प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं, हमारा श्वसनीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि यूजुअली क्या होता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीडाइज, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, एंड रिलीज एनर्जी होता है। बट इनके अलावा क्या होता है, आपके प्रोटीन, फैट्स, इवन ऑर्गेनिक एसिड भी होते हैं, ये भी क्या होते हैं कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में काम आते हैं। कहाँ पे हमारा, इन प्लांट्स के अंदर, एंड इन सर्टेन कंडीशंस में इनका यूज हमें देखने को मिलता है। तो प्राइमरी सोर्स के रूप में हम जनरली कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट किसी ऑर्गेनिज्म में बॉडी में नहीं होगा तो हम प्रोटीन और फैट का भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। हमारा प्रोटीन जो होता है लगभग 5.6 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी जनरेट करता है। फैट की हम बात करते हैं तो 9.4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी जनरेट करता है हमारा। कार्बोहाइड्रेट के लिए बात करता हूँ तो लगभग 4.1 किलोग्राम पर ग्राम हमारा एनर्जी जनरेट करता है। तो इतनी एनर्जी हमारे उनके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हमें प्राप्त होती है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से प्राप्त होती है हमारी। सो ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन विद इन द सेल ऑल द एनर्जी कंटेन इन रेस्पिरेटरी सबस्टेंट इज नॉट रिलीज फ्री इनटू द सेल। ये जो सारी एनर्जी है वो एक साथ नहीं निकलती है हमारी, ये क्या होती है, एक सिंगल स्टेप नहीं होती है, जबकि क्या होती है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। इट रिलीज इन द सीरीज ऑफ द स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन, जो कि कंट्रोल्ड होती है किसके द्वारा, एंजाइम्स के द्वारा, एंड इट इज ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी के रूप में उसको क्या करते हैं, वापस ट्रैप कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एटीपी कहते हैं हमारा। तो ये सेल्यूलर लेवल पे हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। It is important to understand that the energy is released by the oxidation is respiration is not or rather cannot be used directly but is used to synthesize ATP which is broken down whenever and energy need to be utilized. Hence ATP act as the energy currency of the cell। तो ये एनर्जी जो निकल रही है हमारी क्या होती है, हमारे ऑक्सीडेशन से डायरेक्टली नहीं यूज में आती है हमारी, है ना। इसको क्या होता है, सिंथेसाइज करने में, एटीपी के सिंथेसाइज में इसको यूज किया जाता है इस एनर्जी को हमारा। इसीलिए एटीपी को हम क्या कहते हैं, हमारा द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, हम यूज कहते हैं हमारा। दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड इन एटीपी के फॉर्म में ट्रैप्ड होती है इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस के द्वारा इसका फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। और वही चीज हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारा एटीपी का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। यहाँ पे कार्बन स्केलेटन जो होता है प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज्ड एज अ प्रिकॉर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स। तो कार्बन स्केलेटन्स का हम क्या करने वाले हैं, कार्बन कंपाउंड्स का हम क्या करें, यूज करने वाले हैं यहाँ पे फॉर्मेशंस के लिए, डिफरेंट यूजेबल एनर्जी के लिए। सो प्लांट्स क्या होता है, यहाँ पे रिक्वायर ऑक्सीजन की रिक्वायर होती है हमारा यहाँ पे for respiration occurs and they also give out CO2। तो प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, पर हमारी तरह रेस्पिरेशन नहीं करते हैं। उनके बॉडी के पर्टिकुलर हर पार्ट से लगभग वहाँ पे क्या होते हैं, आपके लेंटिस सेल्स प्रेजेंस होंगे, आपके वहाँ पे स्टोमेटास प्रेजेंस होते हैं हमारे, उनके द्वारा वहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है हमारा। तो रेस्पिरेशन, प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं और बदले में क्या देते हैं, वो भी CO2 देते हैं। Hence plant have system in place that ensure the availability of the oxygen। तो वहां पे भी क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गन्स प्रेजेंट्स होते हैं, प्लांट्स
के अंदर लाइक एनिमल्स हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर गैसेस एक्शन बट दे स्टोमेटा एंड लेंटिसल। हमारे अंदर की बात करें तो हमारे अंदर तो क्या होता है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन हमें प्रेजेंट है हमारे रेस्पिरेशंस के लिए हम देखने को मिलते हैं, बट प्लांट में ऐसा नहीं होता है। वहां पे रेस्पिरेशंस के लिए क्या होता है, स्टोमेटा या लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन पर्पज के लिए, हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। यहाँ पे दे Why plant do not have enclosed respiratory system like the animals? यहाँ पे पूछा है कि क्यों नहीं है ऐसा, वहां पे देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि each plant part टेक केयर ऑफ इट्स ओवन गैसेशन के हर पार्ट्स के अंदर क्या होता है, अपने पार्ट्स हैं जहाँ पे गैस एक्सचेंज में वो यूज करते हैं हमारा, और सेपरेटली हर एक सेल्स के अंदर काम होता है हमारा। वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं होता, जबकि हमारा तो ट्रांसपोर्टेशन होता है, हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है इस चीज के लिए हमारा। प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर द गैस एक्सचेंज के लिए, और प्लांट्स को इतनी ज्यादा अमाउंट की भी जरूरत नहीं होती है गैस एक्सचेंज के लिए जितना एनिमल को जरूरत होती है, क्योंकि एनिमल्स क्या होते हैं, मोबिलाइज्ड होते हैं, उनको हाई एनर्जी की डिमांड होती है, जबकि जो प्लांट्स होते हैं नॉन मोबिलाइज्ड होते हैं, वो घूमते फिरते नहीं है, वहाँ पे एक जगह स्टेबल है हमारा, यहाँ पे इसलिए डिपेंड्स में। रूट स्टेम एंड लीव्स रेस्पायर एट द रेट फार डाउन देन द एनिमल डू, और जो कि रूट्स होती है, स्टेम्स होती है, लीव्स के अंदर रेस्पिरेशन एनिमल की तुलना में बहुत स्लो लेवल पे क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है हमारे। सो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन इज नॉट ए प्रॉब्लम इन दिस सेल्स सिंस ऑक्सीजन इज रिलीज विद इन द सेल्स। तो जनरली क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में जब बात करते हैं ना हमारा, तब क्या होता है, वहां पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर ऐसी एबिलिटी है कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है उस ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं, एज ए रेस्पिरेशन के रूप में भी यूज करते हैं। तो ऐसे कई जगह ऐसा टाइम आता है प्लांट्स के अंदर जहां पे जितनी ऑक्सीजन निकल रही है उतनी ही ऑक्सीजन, जो फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन निकल रही है उसी ऑक्सीजन को क्या करते हैं, प्लांट क्या करते हैं, उसी समय यूज कर लेते हैं। तो ऐसा टफ समय होता है जब प्लांट्स ना तो CO2 यूज कर रहे होते हैं, ना क्या होता है, ऑक्सीजन यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन से जो CO2 निकलती है उसको फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं, और फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन निकलती है उसको रेस्पिरेशन में करते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं जहाँ पे ना CO2 निकल रही है ना ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना, ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, कंपनसेशन पॉइंट्स कहते हैं। और ऐसा अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे द डिस्टेंसेस दैट द गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन द लार्ज बट बल्कि प्लांट इज नॉट सो ग्रेट, वहाँ पे डिपेंड नहीं पे उतने जरूरत नहीं होती इतनी ज़्यादा डिफ्यूजन की। ईच लिविंग सेल्स इन ए प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ द प्लांट। तो जो हर सेल, जो लिविंग सेल्स होती है वहाँ पे हम बात करते हैं, वो क्या होती है, इन जो स्पेसेस एरियाज होते हैं, लेंटी सेल्स हमारी होती हैं, उनके पास ही क्या होते हैं, अरेंज होती है, जो इजीली क्या होती है, डिफ्यूज आउट जो होती है और पहुंच जाती है वहाँ पे। इन स्टेम्स के अंदर बात करें, द लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज इन अ थिन लेयर इनसाइड द बार के अंदर ही नीचे की तरफ रहते हैं। दे आल्सो ओपनिंग, ऐसी ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, लेंटी सेल्स कहते हैं हमारा, है ना, यस। द सेल्स इन द इंटीरियर आर द, उसके अंदर की जो सेल्स बात है वो कैसी होती है, डेड एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट। और जो अंदर के जो सेल्स होते हैं जनरल क्या होते हैं, डेड होते हैं, उनको रेस्पिरेशन की जरूरत नहीं होती, केवल यांत्रिक सपोर्ट के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए बने होते हैं। तो लार्ज अमाउंट में क्या होती है, लिविंग सेल्स कम होती है वहाँ पे देखने को मिलता है। द मोस्ट ऑफ द प्लांट हैव एटलीस्ट ए पार्ट of the surface in contact with the air. This is also facilitated by the loose packaging of the parenchyma cells in the leaves, stem and root, which provide an interconnected network of air spaces जो presents होते हैं वहाँ पे, जो air जो cells होती है, living cells होती हैं, जो outer surface में देखने को मिलती है, उनके बीच में क्या होती है, spaces present होते हैं, उन spaces में air भरी होती है, उससे वो आपस में interconnected करके air का use कर लेते हैं यहाँ पे। और most of the cells क्या होती है, हमारी dead हमें देखने को मिलती है, जबकि एनिमल्स के अंदर क्या होता है, सारी लिविंग सेल्स होती हैं और उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होती है, ऑक्सीजन की डिमांड्स होती है हमारी। इसीलिए जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है वो एनिमल्स में परफेक्ट हमें देखने को मिलता है, जबकि प्लांट्स में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा आपको। देखिए जो डिफरेंस हमें दिए गए हैं यहाँ पे, द कंप्लीट कंबल्शन ऑफ द ग्लूकोज की बात करें हमारा, विट प्रोड्यूस क्या होता है, ग्लूकोज के कंबल्शन से क्या होगा, CO2 एंड वाटर एज ए एंड प्रोडक्ट के रूप में हमें बनते हैं। एंड यील्ड एनर्जी मोस्ट ऑफ इज गिवन आउट एज ए हीट, और क्या होता है, जो अधिकतर एनर्जी होती है क्या होती है, हमारी हीट के रूप में क्या होती है, जनरेट हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए फोटोसिंथेसिस की जस्ट अपोजिट रिएक्शन हमें देख सकते हैं। यहाँ पे ग्लूकोज है हमारा, ग्लूकोज का 6 O2 के
की प्रेजेंस ऑक्सीडेशन हुआ, रिजल्टेंट क्या हुआ 6CO2 प्लस H2 हुआ प्लस सम एनर्जी इसका क्या होता है यहाँ पे रिलीज हो जाती है हमारी यहाँ पे। द प्लांट सेल्स क्या होती है कैटाबलाइज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन ए सच ए वे दैट नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट एज अ हीट। जो प्लांट की बात कर रहे हैं, एनिमल के रूप में हम बात करें हमारा, तो ये स्टेप जो होती है वो सिंगल स्टेप में ना क्या होते हैं मल्टी स्टेप्स एंजाइमेटिक कंट्रोल रिएक्शंस होती है। तो ये पूरी एनर्जी होती है वो वन सिंगल स्टेप में नहीं रिलीज होती है, उल्टे क्या होते हैं स्टेप बाय स्टेप मैनर में रिलीज होती है, जो ताकि वहां पे हीट जनरेट ना हो हमारा, यानी वेस्ट ऑफ एनर्जी ना जाए। यहाँ पे देख द की is to oxidize glucose not in one step नहीं होता, in a several small steps enabling some step is to be just large enough such that the energy release can be coupled to the ATP synthesis। और इसको हम क्या करते हैं ATP synthesis के रूप में धीरे धीरे एनर्जी निकलती है उसको क्या करते हैं हमारा यूज में ले लेते हैं। यहाँ पे अगर वन सिंगल स्टेप में एनर्जी निकल रही होती है तो हाई एनर्जी निकलती है और कोई भी ऑर्गेनिज्म उसको सहन नहीं कर पाएगा, इसे ध्यान रखते हैं बेटा यार। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें, ऑक्सीजन का क्या होता है यूटिलाइजेशन होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी क्या होती है हमारी रिलीज होती है। इस इक्वेशंस के बारे में हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म अलग बात करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं ऑक्सीजन का यूज कर, उन्हें क्या बोलेंगे एरोबिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बट सम क्या होते हैं एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि क्या होता है ऑक्सीजन का यूज नहीं कर रहे होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हमारा क्या होते हैं हमारे फर्स्ट सेल्स ऑन दिस प्लांट लिव इन एटमॉस्फेयर दैट लैक ऑक्सीजन। तो फर्स्ट सेल्स जो हमारी जो डेवलपमेंट हुई थी वो क्या होती है ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में थी, तो वो कैसी थी हमारी एनएरोबिक थी हमारी, देख कह सकते हैं हमारा। इवन अमॉन्ग द प्रेजेंट डे आज भी हम बात करते हैं बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या होते हैं एडेप्टेड होते हैं किसके लिए एनारोबिक कंडीशंस के लिए होते हैं। ऐसे क्या हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हमारे जो एनारोबिक कंडीशन में रहते हैं हमारा देखने। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म आर द क्या कहलाते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स कहलाते हैं, व्हाइल इन अदर आर रिक्वायरमेंट फॉर द एनारोबिक कंडीशन इज कॉल्ड द ऑब्लिगेट एनारोब्स कहलाते हैं। तो दो तरीके के होते हैं हमारे एनारोब्स, एक होते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं और दूसरा होता है ऑब्लिगेटिव एनारोब्स होते हैं। तो आपको पता ही है फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या होते हैं जनरली तो क्या होते हैं एरोबिक कंडीशंस में ही रेस्पायर करते हैं, पर अगर कभी आपको एरोबिक कंडीशन ना हो और एनारोबिक कंडीशन हो जाए तब भी इनके पास एक फैसिलिटी है हमारी अपने आप को जीवित बनाए रखने के लिए, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स कहते हैं हमारा। एग्जांपल के रूप में बात करते हैं एसिटोबैक्टर एसिटी की बात करें या सूडोमोनास बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स के रूप में इसका एग्जांपल कुछ होते हैं जो कि क्या होते हैं केवल ऑक्सीजन क्या होते हैं हमारे कंप्लीटली उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वो कंप्लीटली एनारोबिक कंडीशन में ही डिपेंड करते हैं हमारा, इनके पास अदर कोई साधन नहीं है, तो ऐसे क्या बोलते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स हमारा कहलाते हैं। एग्जांपल क्लास्ट्रीडियम बोटुलिकम इसका एग्जांपल हमें देखने को मिलता है हमारा। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं क्या करते हैं हमारा रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू द पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन। तो क्या होते हैं हमारे ये एंजाइमेटिक मशीन रहते हैं बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है अपने यूज करते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड द ग्लाइकोलाइसिस। तो ऐसी ही एक प्रोसेस हमारे जो देखने को मिलती है हमारी जो एनारोबिक कंडीशंस में देखने को मिलती है उसको विदाउट ऑक्सीजन में उसका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है उसे हम क्या कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हम उसको कहते हैं ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हमारी ये कहलाती है, यहाँ पे हम देखने को मिलता है हमारा। तो अल्टीमेटली हम बात करें यहाँ पे तो ये एनारोबिक कंडीशन है कौन सी ग्लाइकोलाइसिस, और ये सेलुलर लेवल पे हमें देखने को मिलती है साइटोप्लाज्म में हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन के बारे में बात करूँ तो रेस्पिरेशन हमारा तीन तरीके से हम देख सकते हैं हमारा। एक होता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन जो यहाँ पे बात की गई है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन जो इसके पहले बात की थी, और एक होता है फर्मेंटेशन के बारे में बात करेंगे हमारा, है ना। तो वो भी एक प्रोसेस होती है। इन तीनों प्रोसेस के अंदर हम कॉमन बात करते हैं तो सबसे कॉमन चीज होती है वो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है, और इसका मतलब जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना है वो अल्टीमेटली क्या होना है हमारा एनारोबिक कंडीशंस में ही देखने को मिलता है यहाँ पे। तो हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में।
क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस। द टर्म ग्लाइकोलाइसिस ग्रीक वर्ड से ग्लाइकोज यानी कि फॉर शुगर और लाइसिस यानी स्प्लिटिंग होना। यहाँ पे द स्कीम ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस गिवन जो दी थी हमारे 3 साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, एम्बेडेन, मेहराप और परनास ने दिया था। इन्हीं के नाम पे इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, याद रखिएगा। इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म की बात करें, इट इज ओनली प्रोसेस इन द रेस्पिरेशन। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन उसके अंदर केवल एक ही तरह का रेस्पिरेशन होता है, वो होता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। हमें देखने को ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, हमारी सेल के साइटोप्लाज्म में हमें देखने को मिलती है एंड प्रेजेंट इन ऑल लिविंग और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं उसमें भी होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस ही देखने को मिलती है। देखिए रेस्पिरेशन की स्टेप की हम बात करें तो हम आगे भी हम बात करेंगे, 4 स्टेप्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। हमारा ग्लाइकोलाइसिस की प्रेजेंस होती है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है ना, रिडक्शंस की प्रोसेस होती है ना। तो ये प्रोसेस जो हमारी क्या होती है, कॉमन प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। और ह्यूमन जो बात करते हैं प्रोकैरियोट के यूकैरियोट के अंदर बात करें हमारा, तो वहां पे ईटीएस साइकिल एक्स्ट्रा चलता है जो मोर एनर्जी जनरेट करता है हमारा। इन दिस प्रोसेस की बात करें हमारा, तो ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोलाइसिस के रिजल्टेंट में। तो बहुत कम एनर्जी भी यहाँ पे जनरेट होगी। यहाँ पे क्या होता है, इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में क्या होगा, ग्लाइकोजन ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है हमारा कि ग्लूकोज जब हमारा ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा इस प्रोसेस में, तो ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है। एंड रिजल्ट के रूप में क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं हमारा, ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, CO2 यहाँ पे रिलीज नहीं होती है हमारी। इन प्लांट्स के अंदर बात करें, ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम द, कहां से होता है, सुक्रोज से हमें टूटता है हमारा। तो सुक्रोज का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है, तब वो ग्लूकोज के रूप में हमारा काम आता है हमारा। विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द, क्या होता है, सुक्रोज क्या हमारा एंड प्रोडक्ट किसका, हमारा फोटोसिंथेसिस का, एंड फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमें देखने को मिलता है। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, किससे बना होता है हमारा, 2 यूनिट से मिलकर बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और इनको और इसको काम उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है इन्वर्टेज एंजाइम का। तो सुक्रोज को इन्वर्टेज एंजाइम ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देते हैं हमारा। These 2 मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, रेडिली एंटर इनटू द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में चले जाते हैं हमारा। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर क्या होते हैं हमारा, फॉस्फोराइलेटेड होते हैं हमारा, टू गिव राइज टू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो जब भी ग्लूकोज का जब यूज होना है हमारा, है ना, तो उसका फॉस्फोराइलेशन करना बहुत ज्यादा फर्स्ट स्टेप होती है ग्लाइकोलाइसिस की, फॉस्फोराइलेशन। और रिजल्टेंट क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ द हेक्सोकाइनेजेस, क्योंकि दोनों क्या होते हैं 6 कार्बन कंपाउंड है, हमें मालूम है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंजाइम भी कौन सा होगा, हेक्सोकाइनेजेस काम में आता है। एंजाइम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस की, याद रखना इनका, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का क्या करना, फॉस्फोराइलेशन करना। और प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। और किसके द्वारा होता है, एंजाइम हेक्सोकाइनेजेस यहाँ पे काम में आता है। दिस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन आइसोमर होते हैं हमारे, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसका आइसोमर है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर। तो आइसोमरेज एंजाइम यहाँ पे काम आता है। सब्सिक्वेंट स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड सेम, और बाकी सारी सीक्वेंस होती है हमारी वो सेम टू सेम चलती है। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है हमारा वो 10 स्टेप रिएक्शंस कहलाती है, एक चेन है हमारा 10 रिएक्शंस की, अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स के अंतर्गत ये हमें देखने को टेक प्लेस टू, कहाँ होता है हमारा, साइटोप्लाज्म में। और रिजल्टेंट क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट्स का हमारा फॉर्मेशन होगा, यानी पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज में से। कैसे हमारा, तो यहाँ पे कुछ डायग्राम हमारा दिया हुआ देख सकते हैं आपको। यहाँ पे देखो ग्लूकोज है हमारा, ग्लूकोज 6 कार्बन है, ग्लूकोज 6 कार्बन जो हमारा चेंज हुआ, फॉस्फोराइलेशन किया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पे जब फॉस्फोराइलेशन करेंगे हमारा, तो इसमें क्या होता है, एटीपी का खर्चा में देखना। तो यहाँ पे एक एटीपी का खर्चा में देखने को मिलता है। एटीपी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने आइसोमर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में क्या होगा हमारा, बदल जाएगा हमारा,
यहाँ पे बदल जाता है हमारा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है हमारा, देन वापस एटीपी का खर्चा होता है ना, और ये बदल जाता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के अंदर, वापस फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होती है हमारी और एटीपी का खर्चा होता है हमारा, तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के अंदर बदल जाएगा। तो ये फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक एंजाइम का यूज होता है, इसका नाम बोलते हैं फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है इस स्टेप पे। इसको क्या होता है, पूरी एंजाइम की जो आगे की एक्टिविटी उसको कंट्रोल करने का काम करता है, आगे स्टेप बढ़नी है नहीं बढ़नी है, वो ये फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम कंट्रोल करता है। किस पर डिपेंड करेगा, एटीपी की एबिलिटी के अंदर। अगर एनिमल को एबिलिटी है, मतलब एटीपी प्रेजेंट है, तो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज क्या होगा, रिएक्शन को यहीं पे रोक देगा। और आगे एटीपी की जरूरत है, आगे हम बात करें हमारा एटीपी नहीं है आगे, तो इस रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा, नहीं तो रिएक्शन को यहीं रोक देता है हमारा। इसके बाद होता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो होता है, ये ट्रायोस फॉस्फेट के अंदर बदल जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्राइस फॉस्फेट यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर बदल जाते हैं हमारे, या ट्राइस फॉस्फेट डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे पीजीएल के अंदर बदल जाएगा या डीएचएपी के अंदर बदल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, एल्डोरेज एंजाइम होता है, तो उनके 2 आइसोमर्स के अंदर बदल जाता है, पीजीएल का एक मॉलिक्यूल या डीएच या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट डीएचएपी का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन के आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमर्स है हमारा। अब इनका क्या होता है, वापस क्या होता है, यहाँ पे एनएडी का खर्चा हमें देखने को, यहाँ पे जो एनएडी होती है हमारी, यहाँ पे एनर्जी जो होता है हमारा रिडक्शन हमें देखने होता है, NADH2 हमें देखने को बनता है हमारा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या बनता है, ट्रायोस बाइफॉस्फेट 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का हमारा फॉर्मेशन हमें दे। तो यहाँ पे क्या बनता है, एक NADH2 का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं, दोनों है ना हमारे, 2 मॉलिक्यूल बने, तो दोनों की ये हमारी क्या होता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल दिखा रखे, ऐसे ही सिमिलरली इधर से भी रिएक्शन जाएगी, तो यानी एक इधर बनेगा, तो यहाँ पे कितने 2 NADH2 का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रायोस फॉस्फेट जो होता है हमारा, यहाँ पे ये बना ट्रायोस फॉस्फेट के अंदर, यानी 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अंदर फॉर्मेशन हुआ। तो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, यहाँ पे क्या हुआ 3 तो यहाँ पे एक फॉस्फेट को निकाला हमने, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एडीपी किसमें बदल गया, एटीपी में बदल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या एटीपी क्या बनेगी, हमारी फॉर्मेशन हो रहा है। अभी तक तो जो हमारी क्या थी, हमारी देखो यहाँ पे एटीपी का खर्चा हो रहा था। यहाँ पे जो फर्स्ट 5 प्रोसेस है, इसमें क्या देखते हैं, हमारा 2 जगह एटीपी का क्या हो रहा था, हमारा खर्चा, तो 2 एटीपी का खर्चा हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या, मैंने 2 मॉलिक्यूल्स बने, सिमिलर रिएक्शंस बन जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन हुआ, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो एटीपी का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे एक एटीपी बनता है। तो सिमिलर एक मॉलिक्यूल से एक एटीपी, 2 मॉलिक्यूल से 2 एटीपी, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बनेंगे, 2 एटीपी यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। इसके अलावा ट्राइस फॉस्फेट बना हमारा, ट्राइस फॉस्फेट जो होता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है हमारा, ये बनता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में बदलता है। 2 फॉस्फोग्लिसरेट में क्या होता है, हमारा वाटर का मॉलिक्यूल्स यहाँ पे निकलता है हमारा, और यहाँ पे क्या होता है 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का फॉर्मेशन होता है। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट्स में फिर वो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को निकालते हैं, तो क्या होता है, हमारा एक एटीपी का फॉर्मेशन हुआ और रिजल्टेंट क्या हुआ, पाइरुविक एसिड। कितने हैं भाई, एक, तो यहाँ पे कितने 2 हैं, टोटल 2 मॉलिक्यूल 2, तो 2 एटीपी 2 एटीपी। अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, इसको ऊपर वाली फेज को क्या बोला, इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट 5 को इन्वेस्टमेंट किया हमने, क्या 2 एटीपी का इन्वेस्टमेंट किया, रिजल्टेंट हमें क्या मिला, हमारा 4 एटीपी का प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है हमारा। तो नेट गेन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कितना होगा, 2 तो यूज किए और 4 में प्राप्त हुए हमें, तो कितने बने हमारे, कुल मिला के 2 एटीपी जनरेशन होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होती है, बहुत कम एटीपी यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ओनली कितने होते हैं, 2 एटीपी बनते हैं। और साथ में क्या बनते हैं, NADH2 का बनते हैं। कितने NADH2 बनेंगे, 2 NADH2 बनेंगे। अब NADH2 में क्या होता है, एक NADH2 से आपको मालूम है कि 3 एटीपी का जनरेशन हमें देखने को मिलता है। पर ये कब काम आएंगे, जब ये ETS साइकिल के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते हैं, तब इनका काम आता है। तो एक NADH2 से 3 एटीपी का जनरेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 है, तो कितने बनेंगे, 6 एटीपी यहाँ बने हमारे, और 2 नेट गेन से बना, तो 6 2 8 एटीपी का नेट गेन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। किसमें, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस चीज को। रिमेंबर दिस पॉइंट को यहाँ पे बताया गया एनसीईआरटी ने, क्या है, एट विच
यूटिलाइजेशन और सिंथेसिस ऑफ एटीपी और NADPH2 टेक प्लेस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है हमारा। एटीपी यूटिलाइज द 2 स्टेप में यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं। फर्स्ट इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फर्स्ट जगह पे हुआ था। दूसरा हमारा कन्वर्जन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का क्या हुआ हमारा, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। दो जगह यहाँ पे इसका क्या इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिला। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर एंड 3 फॉस्फोग्लिसरेट यानी DHA हमारे जो DHAP और PGL के अंदर बदल जाते हैं हमारे। तो यहाँ पे कन्वर्जन हमें देखना, 2-3 कार्बन वाला ट्रायो शर्करा बनती है हमारी। देयर इज ए 1 स्टेप होता है जहाँ पे जो 6 नंबर की स्टेप है यहाँ पे NADH प्लस H, यानी इसको NADH2 नॉर्मली बोलते हैं पर एक्चुअली क्या होता है NADH प्लस H यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इस फॉर्म्ड फ्रॉम NAD से हमें देखने को मिलता है। व्हेन 3 फॉस्फोग्लिसरेट देयर PGL इज कन्वर्टेड टू 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर हमारा कन्वर्जन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। द 2 रिडक्स इक्विवेलेंट आर रिमूव इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के रूप में निकाल दिया जाता है फ्रॉम PGL एंड ट्रांसफर टू द मॉलिक्यूल ऑफ NAD में ट्रांसफर किया हुआ हमें देखने को मिलता है। सो PGL इज ऑक्सीडाइज एंड विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू गेट कन्वर्ट इनटू द क्या हमारा 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर हमारा कन्वर्जन हमें देखने को मिलता है। द कन्वर्जन ऑफ BPGA टू द 3 फॉस्फोग्लिसरेट PGA इज आल्सो क्या होता है एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। ATP यहाँ पे जनरेट होते हैं हमारा। दिस एनर्जी ट्रैप इन फॉर्म ऑफ किसमें ATP के रूप में इसको यूज कर लेते हैं। अनदर ATP सिंथेसाइज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पायरुविक एसिड जो 10 नंबर स्टेप है वहां पे हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे दूसरे यहाँ पे देखने को मिलता है। हाउ मेनी ATP मोलिक्यूल डायरेक्टली सिंथेसाइज इन दिस पाथवे फ्रॉम द 1 ग्लूकोज मोलिक्यूल, तो सीधा सीधा यहाँ पे दिया हुआ है कितने बने, तो हमारा बने कितने, प्रोडक्शन कितना हुआ, 4 ATP का प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है हमारा। डायरेक्टली फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है हमारा। इनडायरेक्टली क्या बनते हैं, 2 NADH2 बनते हैं, याद रखने का। पायरुविक एसिड इज द की प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस, तो अल्टीमेटली जो ग्लाइकोलाइसिस हुआ उसका एंड प्रोडक्ट क्या हमारा पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलता है। विच इज द मेटाबॉलिक, व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ द पायरुवेट, पायरुवेट वेट क्या होगा आगे की तरफ चल जाएगा। दिस डिपेंड्स ऑन द सेल्यूलर नीड पे डिपेंड करता है हमारा। तो पायरुवेट जो बना इसका आगे क्या रोल है, क्या फ्यूचर रोल है, इसके बात करते हैं। तो यहाँ पे इसके 3 मेजर वे हमें देखने को मिलते हैं हमारे पायरुवेट के हमारा। फर्स्ट, या तो इसका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में यूज करते हैं हमारा, या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, या फिर क्या होगा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो किस तरीके की प्लांट ऑर्गेनिज्म मशीनरी अवेलेबल है उस तरह से इनका पायरुविक एसिड का 3 जगह पे हमारा 3 डिफरेंट वे में यूज होता है। एक तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, तो लैक्टिक एसिड जो फॉर्मेशन होता है जनरली क्या होता है हमारी मसल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बेसिकली बताया था ना, आपको ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है हमारी, दूसरी होती है हमारी डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है, तीसरी रिडक्शंस की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है हमारी। तो लैक्टिक एसिड के अंदर क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है हमारा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करते हैं तो ये तीनों ग्लाइकोलाइसिस होगा हमारा, है ना, डिकार्बोक्सिलेशन होता है, रिडक्शन होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस भी होता है, डिकार्बोक्सिलेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, और एक स्टेप होती है ETS साइकिल हमें देखने को मिलता है। तो ये सब डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के डिपेंड उसकी रिक्वायरमेंट के कितनी ATP की उनको जनरेशन हमें देखने को मिलती है। सो फर्मेंटेशन जो होता है टेक प्लेस इन द एनारोबिक कंडीशन में हमें देखने को मिलता है, इन मेनी प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलता है, एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है। फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है ग्लूकोज का तो रिजल्टेंट क्या CO2 और H2O बनेगा हमारा। सो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एडेप्ट करते हैं किसको, क्रेब साइकिल को करते हैं, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन को करना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है। दिस रिक्वायर, और क्रेब साइकिल के अंत में ही हमें क्या होती है हमारी ऑक्सीजन की क्या होती है हमारी रिक्वायरमेंट हमें देखने को मिलती है। अदरवाइज यहाँ पे कहीं भी ऑक्सीजन की डिमांड नहीं है, आप देख सकते हैं आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्मेंटेशंस के बारे में। सो बेस्ट एग्जांपल फर्मेंटेशन का क्या होता है हमारा, ईस्ट में देखने को मिलता है हमारा। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है फर्मेंटेशन, किसका एग्जांपल है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है। याद रखिएगा बेटा, फर्मेंटेशन इज, है ना, इक्विवेलेंट टू एनारोबिक रेस्पिरेशन है, याद रखिएगा बेटा, इक्विवेलेंट टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन भी और फर्मेंटेशन, तो ये इसकी जो
स्टेप्स हैं वो उसके इक्विवेलेंट होते हैं, इसीलिए उसको इक्विवेलेंट टू एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं जनरली, जबकि दोनों की स्टेप्स क्या होती है, बिल्कुल सेम ही हमें देखने को मिलती है हमारे अंडर एनारोबिक कंडीशंस में हमें देखने को मिलता है। बाय सेट्स ऑफ रिएक्शन होता है, पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड एथेनॉल के अंदर यहाँ पे कन्वर्जन हमें देखने को मिलता है। एंड प्रोडक्ट के रूप में क्या होता है, CO2 बनती है और इथेनॉल बनता है हमारा याद रखिए यहाँ पे। द एंजाइम्स रिक्वायर्ड आर, जो होते हैं पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की हमें जरूरत होती है यहाँ पे हम देखने को मिलती है। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, याद रखिएगा दो एंजाइम है यहाँ पे, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, दो इंपॉर्टेंट एंजाइम याद रखिएगा। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम द पायरुविक एसिड्स हमें देखने को। इन एनिमल सेल्स के अंदर ज्यादा लाइक मसल्स जो होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज है ना, लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन हमें देखना है। व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट, जब आदमी विगोरियस एक्सरसाइज करता है, बड़ी तेज एक्सरसाइज करता है हमारा, तो क्या होता है मसल्स तक उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तब ऑक्सीजन अपने एनर्जी जनरेशन करने के लिए क्या करता है ना, वहां पे लैक्टिक, वहां पे क्या होता है ग्लाइकोजन का जो यूज करता है वो एनारोबिक कंडीशन में कर लेता है, तो रिजल्टेंट क्या होती है मसल्स में लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन हो जाता है। और जैसे लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन होगा मसल्स क्या होती है, मसल्स फटीग जैसे हमें प्रोसेस हमें देखने को मिलती है हमारी, है ना, इनएडिक्वेट फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। पायरुविक एसिड इज रिड्यूस्ड टू लैक्टिक एसिड बाय द, किसके द्वारा होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा हमें देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ध्यान रखिएगा लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन में क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस नहीं होती, तो याद रखिएगा यहाँ पे है ना, जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है जिसमें दो तरीके के हमारे हम फर्मेंटेशन कह सकते हैं हमारे यहाँ पे, एक है हमारा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं, दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, लैक्टिक एसिड तो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इसलिए डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस यहाँ पे नहीं होती, जबकि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की जो बात करते हैं यानी या एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, इसमें एंड प्रोडक्ट के रूप में क्या होता है, एथाइल एल्कोहल बनता है। एथाइल एल्कोहल क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है एक कार्बन को रिमूव करा जाता है, याद रखिए डिफरेंस है बेसिकली हमारा। द रिड्यूस एजेंट इज, जो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा यहाँ पे होता है वो क्या होता है, NADH2 हमें देखना, विच इज रीऑक्सीडाइज, क्या होता है NAD के अंदर क्या होता है हमारा प्रोसेस का, तो एनर्जी यहीं से ही यूज कर ली जाती है। जो NADH2 बनता है उसी को वापस क्या होता है, इसी रिएक्शन में वापस रीयूज कर लिया जाता है, NAD में कन्वर्ट होता है इन द बोथ द प्रोसेस के रूप में यहाँ पे देखने को। तो यहाँ पे NADH2 नहीं बनता है यहाँ पे, है ना, उसका यूज कर लिया जाता है। सो बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन मच लेस एनर्जी इज रिलीज, बहुत कम एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, कितनी होती है, ओनली 2 ATP का खर्चा हमें देखने को, मतलब रिलीज हमारी 2 ATP ही होती है, क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हमें देखने में। लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज, कितना होता है, ओनली 7% एनर्जी हमें देखने को मिलती है रिलीज, एंड नॉट ऑल इट्स ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ ATP के रूप में हमें देखने को मिलता है हमारे यहाँ। तो लेस देन 7% यानी लगभग 2 ATP आप याद रखिएगा यहाँ पे। आल्सो द प्रोसेस ऑफ हजार्डियस होती है, हमारी नुकसानदायक होती है, आइदर एसिड बने या अल्कोहलिस प्रोड्यूस हमें यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है या अल्कोहल का प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है हमारा। What is the net ATP that is synthesized when the one molecule of glucose is fermented to alcohol या lactic acid बनता है, तो end product क्या बनता है हमारा, रिलीज एनर्जी कितनी, ओनली 2 ATP ही जनरेटेड हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोसेस को देख सकते हैं, आपको देखो तो ग्लूकोज गया हमारा, ग्लूकोज का पूर्ण ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना हमारा, इससे इसके क्या बना यहाँ पे क्या बना 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे क्या हुआ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है हमारा। हम यहाँ देखते हैं हमारा, तो NAD क्या होता है हमारा, NADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है हमारा, NADH2 में यहाँ पे NADH2 बना हमारा। अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है एंड प्रोडक्ट के रूप में क्या होता है, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में बदल जाता है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट क्या होता है हमारा, पायरुविक एसिड में बदल जाता है हमारा, हम देख सकते हैं हमको, ठीक है ना। एंड प्रोडक्ट क्या, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन। अब पायरुविक एसिड कितना हमारा कार्बन है, हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है, कितना हमारा 3 कार्बन कंपाउंड हमें देखने को मिलता है। जब इसका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हुआ तो जो NAD यहाँ पे बना था, NADH2 बना था, इस NADH2 का वापस क्या हुआ हमारा
इसका ऑक्सीडेशन हो गया, यूज किया हमने यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे क्या बना, NAD बन गया। यहाँ पे इसने अपने हाइड्रोजन क्या हुआ, लैक्टिक एसिड को दे दिया। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड कितना है, 3 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए यहाँ पे एंड प्रोडक्ट के रूप में क्या होता है, CO2 रिलीज नहीं होती, याद रखिएगा। दूसरा पायरुविक एसिड था, तो यहाँ पे NADH2 वहाँ पे रिडक्शन हुआ, तो NADH में बदल गया हमारा, और रिजल्टेंट क्या हुआ, एथेनॉल। एथेनॉल क्या हमारा, 2 कार्बन कंपाउंड है हमारा, और एक जो कार्बन बना वो किसके रूप में निकला, CO2 के रूप में निकलता है। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, CO2 रिलीज होती है, जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 नहीं बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से हमारा, ठीक है। और ये NAD जो बनाता है वही वापस क्या होता है, वापस रीयूज यहाँ पे हो जाता है यहाँ पे। तो ओनली एंड प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिलता है, हमारा 2 ATP बनते हैं। तो लैक्टिक एसिड में लैक्टिक एसिड बनेगा, जबकि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एथेनॉल और CO2 का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो बहुत अच्छी इक्वेशन यहाँ पे इन्होंने दी हुई है इसको समझाने के लिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब ईस्ट हमारा फर्मेंटेशन में हमें यूज होता है, हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एंड रिजल्ट में क्या होता है, एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। अगर ये एथेनॉल का कंसंट्रेशन 13% से ऊपर हो जाए हमारा, है ना, तो जनरली क्या होता है, जो बेवरेज इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे अल्कोहलिक बेवरेज का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे क्या होता है हमारा, ईस्ट का हम यूज करते हैं यहाँ पर। और अगर ये 13% होता है, तो ये 13% अल्कोहल क्या होता है, खुद ईस्ट को क्या करता है हमारा, डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है उनको यहाँ पे। सो व्हाट व्हेन वुड बी द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन बेवरेज दैट आर नेचुरली फर्मेंटेड। तो नेचुरली फर्मेंटेड जो भी होगा उनका क्या होगा, 13% से ही कम अल्कोहल हमें देखने को मिलता है, हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है। अबाउट कितना होता है, 4 to 9% ही देता है, बट कभी भी हमारा 12% से कभी अल्कोहल वहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। नहीं तो क्या होता है, उसी ईस्ट को जो उसको कन्वर्ट कर रहा है, उसी जो फर्मेंटेट कर रहा है, उसी की क्या होता है, हमारी डेथ हो जाएगी हमारा। इसीलिए आप देखते हैं जो बियर आप पीते हैं उसका 4 to 8% हमें यहाँ पे अल्कोहल उसमें वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है। वाइन के अंदर बात करें तो 8 से 11% होता है हमारा। सो हाउ डिड थिंक अल्कोहलिक बेवरेज ऑफ अल्कोहल कंटेंट ग्रेटर देन दिस कंसंट्रेशन आउटपुट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी आपके ड्रिंक्स आपको देखने को मिलते हैं अल्कोहल, जिनमें अल्कोहल कंसंट्रेशन क्या होता है 40-45% तक हमें देखने को मिलता है। तो वो कैसे होते हैं, वो क्या होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा हमें देखने को मिलता है। हमारा क्या होता है भाई, डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा। तो बनता तो 13% है, पर उसके अल्कोहल को, वाटर को क्या करते हैं, डिस्टिलेट करते रहते हैं, और अल्कोहल कंसंट्रेशन बाहर की तरफ क्या होता है हमारा, उसका कंसंट्रेशन बढ़ाते रहते हैं हमारा। जैसे कि विस्की, रम, वोदका, स्कॉच, जिनके बारे में क्या बात करें तो यहाँ पे अल्कोहल परसेंटेज 36 to 60% हमें देखने को मिलते हैं। सो व्हाट then this process by which complex oxidation of glucose and extract the energy storage to synthesize a large number of ATP molecule need for the cellular metabolisms की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमें देखने को मिलती है हमारा लार्ज नंबर। तो इसके लिए हमें क्या करता है, लास्ट जो एनर्जी हमें चाहिए बड़ी लार्ज नंबर में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है हमारा, क्रेब्स साइकिल के अंदर देखने को मिलता है, और आगे ETS के अंदर हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यस, दिस टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन जो होता है हमारा, वो कहाँ देखने को मिलता है, हायर ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलता है हमारा यहाँ पे। तो बात करते हैं यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशंस के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। सो टेक प्लेस कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। फॉर दिस द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस, जो तो इस क्रेब्स साइकिल के लिए क्या चाहिए, जो फाइनल प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस क्या बना, पाइरूवेट को होता है, उसको क्या करता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करता है, ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। द क्रूशियल इवेंट इन द एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों, कौन से हमारे बात करें यहाँ पे, द फर्स्ट क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स। क्या होता है यहाँ पे, सारे हाइड्रोजन एटम्स का क्या होता है, रिमूव किया जाता है, एंड लीविंग द अल्टीमेटली पूरी प्रोसेस में क्या होता है हमारा, CO2 के 3 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, याद रखिएगा हमारा। द प्रोसेसिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन remove as part of the hydrogen atom to molecule oxygen with simultaneously synthesize the ATP। तो यहाँ पे जैसे से हाइड्रोजन आयंस का क्या होता है, रिमूवल किया जाता है हमारा, है ना, और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज होता है, एंड लास्ट में हम देखेंगे बाद में जाके, जैसे साथ साथ क्या होता है, ATP का हमें फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस बात करते हैं, ये मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलती है, हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल की फर्स्ट प्रोसेस बात। एंड सेकेंड प्रोसेस जो होती है
होती है ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियम देखने को मिलता है। वहाँ पे क्या होता है ETS जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। सो पायरुवेट जो होता है, जो हमारा पायरुविक एसिड है, अंडरगो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है और डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि उसमें से क्या निकल रहा है CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है बाय द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ द रिएक्शन। एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं कैटेलाइज्ड बाय द कौन सा एंजाइम है यहाँ पे, एंजाइम याद रखना पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है। दिस रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज रिक्वायर द पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारी, इंक्लूडिंग NAD एंड कोएंजाइम्स A का भी रिक्वायरमेंट होता है। तो ये सुपर मोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और ये फर्स्ट प्रोसेस होती है। इसको हम क्या होती है, ये क्या करते हैं ग्लाइकोलाइसिस को आपको क्रेब्स साइकिल से क्या करती है जोड़ने का काम करती है। तो इस रिएक्शन को हम लिंक रिएक्शन भी कह देते हैं यहाँ पे। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH आर प्रोड्यूस, 2 NADH के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से बनते हैं। एक ग्लूकोज से क्या बने 2 पायरुविक और दोनों क्या होंगे क्रेब्स साइकिल में एंटर कर रहे होंगे। तो यहाँ पे 2 NADH का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, याद रखिएगा हमारा। तो इस रिएक्शन को यहाँ पे बताया गया है और ये कहाँ हमारी एक हमारा क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के बीच की रिएक्शन से हमारा। तो यहाँ पायरुविक एसिड है, कोएंजाइम है और NAD है यहाँ पे देखने को मिलता है। मैग्नीशियम आयन यहाँ पे जरूरत होती है हमारा और पायरुवेट डिहाइड्रोजन एंजाइम होता है। रिजल्टेंट क्या बनता है हमारा एसिटिल कोएंजाइम है। एसिटिल कोएंजाइम क्या है 2 कार्बन होती है हमारी। पायरुविक एसिड क्या है 3 कार्बन। तो यहाँ पे क्या हुआ 1 कार्बन कम हुआ यानी क्या हुआ पर डीकार्बोक्सिलेशन। तो क्या हुआ CO2 रिलीज होगी देखिए हमें। और NADH है वो क्या होगा हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में काम करेगा तो NADH2 का फॉर्मेशन होगा। तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे तो 2 NADH2 का फॉर्मेशन यहाँ पे बनता है। और 2 NADH2 यानी एक NADH2 से कितने बनते हैं हमारे 3 ATP। कब जब ETS में जाएंगे तब हमें देखने को मिलता है, याद रखिएगा यहाँ पे। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं ये जो लिंक रिएक्शन है हमारी यहाँ पे कितने बने हमारे 2 NADH2 यानी कि यहाँ पे कितने बनेंगे हमारे 6 ATP का जनरेशन होगा यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यस The acetyl coenzyme then enter into the cyclic pathway। जो नेक्स्ट हमारा क्रेब्स साइकिल है उस साइक्लिक पाथवे में क्या करता है एंटर करेगा। तो क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा एंटर करने वाला एसिटिल कोएंजाइम है। कितना हमारा 2 कार्बन। जो क्रेब्स को क्या बोलते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं हमारा क्रेब्स साइकिल को। मोर कॉमनली कॉल्ड द क्रेब्स साइकिल कहते हैं जिसको साइंटिस्ट हैंस क्रेब ने क्या होता है इसको डिस्कवर किया था। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जिसको हम क्या बोलते हैं TCA साइकिल भी बोलते हैं या क्रेब्स साइकिल भी हम इसको बोलते हैं यहाँ पे। तो इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आगे दी गई है यहाँ पे। इसके बारे में बेसिकली पहले क्या NCERT कहते हैं उसके बारे में देखते हैं फिर उसका डायग्राम देखेंगे। क्या होता है TCA साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ द एसिटिल कोएंजाइम A एसिटिल ग्रुप विद क्या होता है ऑक्सलो एसिटिक एसिड। ऑक्सलो एसिड कितना है 4 कार्बन। एसिटिल कोएंजाइम क्या हमारा 2 कार्बन कंपाउंड है हमारा। दोनों का कंडेंसेशन होता है। रिजल्टेंट क्या होगा सिट्रिक एसिड। कितने कार्बन है हमारा 6 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। एक्सेप्टर क्या है यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड 4 कार्बन हमारा। फर्स्ट फॉर्म केमिकल क्या होता है सिट्रिक एसिड बनता है TCA ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसको हम बोल सकते हैं हमारा, ठीक है ना। यहाँ पे देखने को कैटेलाइज बाय द एंजाइम। यहाँ पे जो इसको कैटेलाइज करेगा कंडेंसेशन करेगा क्या होता है हमारा सिट्रेस सिंथेसिस एंजाइम यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर एंड ए मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम A इज रिलीज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे सिट्रेट इज देन आइसोमेराइज करता है हमारा किसके अंदर आइसोसिट्रेट के अंदर बदल जाएगा यहाँ पे। तो एकोटिनेट एंजाइम यहाँ पे काम में आता है। इट इज फॉलोड बाय द 2 सक्सेसिव स्टेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। के बाद 2 प्रोसेस होते हैं डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस यानी कि एक CO2 का क्या होगा रिमूवल हमें देखने को मिलेगा। तो सिट्रेट हमारा क्या था हमारा 6 कार्बन। डीकार्बोक्सिलेशन होगा एक का CO2 निकलेगा तो क्या बनेगा 5 कार्बन का लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड फर्स्ट 5 कार्बन कंपाउंड होता है हमारा, ठीक है याद रखिए। फिर दोबारा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का फिर डीकार्बोक्सिलेशन होता है 2 डीकार्बोक्सिलेशन हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो क्या बनेगा सक्सिनिल कोएंजाइम है। सक्सिनिल कोएंजाइम के हमारा 4 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पे देखिए 2 जगह डीकार्बोक्सिलेशन तो यहाँ पे हुआ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और सक्सिनिक एसिड और तीसरा और एक और जगह कहाँ पे हुआ था हमारा देखिए हमारा पायरुवेट से हमारा एसिटिल कोएंजाइम बना। तो 3 जगह पे 3 CO2 के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे
रिलीज हमें देखने को मिलते हैं। द रिमेनिंग स्टेप ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल जो होती है हमारी, बात करें हमारा सक्सिनिल कोएंजाइम जो होता है हमारा ऑक्सीडाइज होता है, हमारा ऑक्सीडाइज होकर क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड का क्या करेगा, फॉर्मेशन कर लेता है, अलाउिंग द साइकिल क्या होता है, वापस ये साइकिल ऑक्सैलिक से बना और वापस साइकिल में रोटेशन इनका घूमता रहता है। तो बड़ा सिंपल से है, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ द सक्सिनिल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड, जब यहाँ कन्वर्जन होता है यहाँ पे एक तो एक मॉलिक्यूल क्या बनता है, जीटीपी का मॉलिक्यूल बनता है, जीटीपी और एटीपी एक है, तो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको बोलते हैं हमारे। तो एनिमल्स में ऐसा देखने को मिलता है हमारा, देखने को मिलता है सिंथेसाइज हमें देखने को मिलता है। दिस इज क्या होता है हमारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ये सबस्ट्रेट के ब्रेकडाउन से बना इसलिए बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। जीटीपी का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है हमारा। इन एक कंप्लीट रिएक्शन की बात करें तो जीटीपी इज कन्वर्टेड इनटू द क्या होता है, जीडीपी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है विद साइमल्टेनियसली सिंथेसिस ऑफ एटीपी या एडीपी का फॉर्मेशन भी यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। देयर इज ए 3 points in the Krebs cycle where NAD is reduced to, यहाँ पे 3 जगह पे ऐसा होता है, यहाँ पे NAD प्लस होता है वो reduced to NADH प्लस H आयन के अंदर, एंड 1 point जहाँ पे होता है जहाँ पे FAD और FADH2 का फॉर्मेशन। तो पूरी साइकिल के अंदर 3 जगह क्या बनता है हमारे NADH2 का फॉर्मेशन होता है और एक जगह क्या होता है हमारे FADH2 का फॉर्मेशन होता है पूरी साइकिल के अंदर देखने को मिलता है, और एक जगह डायरेक्ट हमारा क्या बनता है ATP यानी GTP का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं द कंटिन्यूअस ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम थ्रू द क्या होता है हमारा CTA साइकिल रिक्वायर द कंटिन्यूअस replenishments of oxalic acetic acid, thus the first member of the साइकिल में हमें देखने को मिला। इन एडिशन इज आल्सो रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ क्या होता है NAD बनता है और FAD का फॉर्मेशन होता है। कहाँ से बनता है हमारा NADH और FADH से हमारा फॉर्मेशन होता है। तो NAD FADH क्या हमारा हाइड्रोजन कैरियर के रूप में हमारे काम करते हैं हमारे यहाँ पे, याद रखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे साइकिल दी हुई है देख सकते हैं आपको। तो पायरुविक एसिड क्या हुआ, ये पूरा क्रेब्स साइकिल आप देखते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, और ये ग्लाइकोलाइसिस का जो है पायरुवेट बना। तो यहाँ पे ये फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब एंटर करते हैं हमारा, तो पायरुवेट हमारा क्या होता है एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है हमारा। तो यहाँ पे एक CO2 डिकार्बोनेशन की प्रोसेस हुई, तो ये जो एसिटिल कोएंजाइम बना इसको हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन बोलते हैं। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे काम करते हैं भाई। अब एसिटिल कोएंजाइम ए एंटर किया तो इसको लेने वाला कौन, ऑक्सैलिक एसिड। 4 कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन ये, तो 2 और 4 मिलके 6 कार्बन यानी सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। सिट्रिक एसिड क्या हुआ, डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस हुई, यहाँ पे क्या NADH2 का फॉर्मेशन हुआ हमें देख सकते हैं हमारा। तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड यानी 5 कार्बन कंपाउंड बनता है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा। फिर यहाँ पे क्या हुआ हमारा एक डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस हुई, हमारा CO2 निकला, NADH हमारा क्या हुआ हमारा NADH बना। तो यहाँ पे क्या सक्सिनिक एसिड का बना 4 कार्बन कंपाउंड हुआ हमारा। और यहाँ पे एक डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल पे ब्रेकडाउन होता है तो एक GTP का फॉर्मेशन हमें देखने को, GTP बोल सकते हैं या ATP बोल सकते हैं यहाँ पे कुछ भी, ठीक है ना हमारा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है हमारा सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड का क्या हुआ हमारा वापिस ये क्या होता है मैलिक एसिड में फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे क्या होता है FAD हमारा होता है हमारा, यहाँ पे क्या होता है FADH2 हमारा बनता है हमारा। पर यहाँ पे जो एंजाइम को सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, कौन सा होता है हमारा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है हमारा क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया की क्या होती है आउटर सरफेस पे पहुंचित होता है। तो ये मैट्रिक्स का पार्ट नहीं होता है हमारा, आउटर सरफेस पे होता है हमारा देखने को। तो यहाँ पे क्या होता है FADH2 का फॉर्मेशन, यहाँ NAD बना, यह NAD बना, और यहाँ पे क्या होता है FADH2 बनता है सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज की। फिर मैलिक एसिड जो होता है हमारा, ये हमारा मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में बदल जाता है और यहाँ पे वापस NADH2 का फॉर्मेशन। तो देखिए 3 जगह NADH2 3 जगह NADH2, एक जगह FADH2 और एक जगह GTP का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, और एक NADH2 यहाँ पे बनते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको आया समझ में बात आपको। तो यहाँ पे तो क्रेब्स साइकिल में कितने बने हमारे 3 NADH2 बने हमारे, है ना। एक क्या बना हमारा FADH2 बना हमारा, और एक डायरेक्ट लेवल पे क्या बना हमारा GTP बना। अब ये तो हमने किससे बताया, हमने एक पायरुविक एसिड से, है ना, एक बार। और कितने बनते हैं हमारे 2 बनते हैं। तो ये साइकिल कितनी बार चलेगी 2 बार बनेगी। तो यहाँ पे कितने बनेंगे 6 NADH2 बनेंगे। कितने बनेंगे हमारे 6 NADH2। एक NADH2 से कितने ATP बनते हैं 3, तो 6 3 18 ATP तो इनसे बने, आपको ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। आपको FADH2 से क्या बनते हैं 2 ATP का जनरेशन होता है हमारा। तो 2 FAD बने तो 2 नहीं 4 ATP यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ हमारा,
ठीक है हमारा। तो 18 तो ये हो गए, 4 ये हो गए यहाँ पे, और 2 जीटीपी का फॉर्मेशन, 2 एटीपी का या 2 जीटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे। तो ये पूरी प्रोसेस को हम देख सकते हैं। यहाँ पे पायरुविक एसिड बना तो 4 NAD, एक FAD, एक, क्योंकि 4 क्या है, 3 तो ये हो गया और एक NAD यहाँ बना था, तो 4 NAD है ना, एक FAD, 2 वाटर मॉलिक्यूल, एक ADP। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की बात करते हैं, हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में रिएक्शन होती है, रिजल्टेंट कितने बनते हैं, 3 CO2, 3 जगह डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, 4 NADH2 है ना, 4 HIN, 4 FADH2 और ATP, एक सिंगल ATP का फॉर्मेशन हमारा फॉर्मेशन होता है GTP के रूप में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा ये जो NAD बने आपके या FADH2 बने, ये क्योंकि डायरेक्ट एनर्जी तो है नहीं, इनका क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करना पड़ेगा। हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे तभी ये ATP के रूप में अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज कर पाते हैं इसको। तो एनर्जी रिलीज करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाना पड़ेगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो यही होता है, क्योंकि यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में हो रहा है ये फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीजन की। अभी तक हमने जितने भी स्टेप देखी, कहीं पे भी ऑक्सीजन हमारी यूज में नहीं आई है। तो यही ETS होती है जहाँ पे हमारा फाइनल ऑक्सीजन का क्या होता है, हमारा यूज होता है, इसलिए बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हमारी प्रोसेस कहते हैं। और यहीं पे इसका ATP हमारे जनरेटेड हमें देखने को मिलेंगे। दीज स्टेप्स इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस आर द रिलीज एंड यूटिलाइज द एनर्जी, जो कि स्टोर है हमारा किसके, NADH और FADH2 के रूप में हमारा स्टोरेज, इसका ATP के रूप में कन्वर्जन हमें देखने को मिलता है। थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें, द इलेक्ट्रॉन आर पास्ड ऑन एंड ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और बाद में ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन बनती है हमारा और वाटर का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है हमारा। द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पासेज फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर, यहाँ पे डिफरेंट कैरियर से उनसे पास ऑन होता है, एंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको बोलते हैं यहाँ पे। इट इज प्रेजेंट इन द, कहाँ पे होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर हमारा प्रेजेंट है, याद रखिएगा हमारा यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द NADH प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रोड्यूस होता है हमारा ड्यूरिंग द सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर। जो NADH2 बना हमारा ऑक्सीडाइज होता है हमारा, किसके द्वारा हमारा होता है, NADH डिहाइड्रोजिनेज, जो कि कॉम्प्लेक्स 1 के रूप में हमें देखने को मिलता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू द यूबिक्विनोन लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हम बात कर रहा हूँ मैं आपको, तो इसके 5 कॉम्प्लेक्सेस हमें देखने को मिलते हैं, 5 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को बोलते हैं NADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसे बोलते हैं FADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 होता है साइट्रोक्रोम B, साइट्रोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं हमारा। चौथा कॉम्प्लेक्स है साइट्रोक्रोम A3 है ना, जिसमें कॉपर इसका सेंटर होता है, कॉम्प्लेक्स हमारा कहलाता है हमारा। और लास्ट 5वां कॉम्प्लेक्स होता है ATP सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के 5 कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे देखने को मिलते हैं यहाँ पे। इसके अलावा 2 क्या होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी होते हैं, ये तो होते हैं स्टेशनरी हमारे। इसके अलावा 2 मोबाइल कैरियर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। क्या होता है, यूबिक्विनोन है ना, कोएंजाइम Q के रूप में होता है हमारा, और दूसरा होता है साइट्रोक्रोम C। ये 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं हमारा, जो मोबिलाइज करते हैं हमारा, ट्रांसफर करने का काम करते हैं। यहाँ पे हम देखने को मिल सकते हैं हमारा किस तरह से, आगे सीक्वेंस दिखाई गई है उसमें बात करेंगे। तो यूबिक्विनोन इज आल्सो रिसीव ड्यूरिंग द इक्विवेलेंट वाया FADH2 कॉम्प्लेक्स सेकंड, जो हमारा देखने को मिलता है। दिस इज जनरेटेड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू सिट्रिक एसिड साइड। सो सक्सिनेट हमारा क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन पे मौजूद था हमारा, तो FADH2 बना था हमारा। द रिड्यूस यूबिक्विनोन, जो यूबिक्विनोन इज देन ऑक्सीडाइज विद द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द साइट्रोक्रोम C वाया साइट्रोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स थर्ड हम इसको बोलते हैं हमारा, BC1 इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हमारा। साइट्रोक्रोम C जो होता है हमारा मोबाइल होता है, इज ए स्मॉल प्रोटीन attached to the outer surface of the inner membrane and act as a mobile carrier for transfer the electron between the complex third and fourth के बीच में हमारा काम करता है। साइट्रोक्रोम C की हम बात कर रहे हैं हमारा, ठीक है ना। यूबिक्विनोन की बात करते हैं, या साइट्रोक्रोम Q की बात करते हैं, ये भी मोबाइल है हमारा, किसके बीच में, सेकेंड और थर्ड के बीच में हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 4 इज रेफर एज द, क्या कहलाता है, साइट्रोक्रोम C। क्या होता है हमारा,
ऑक्सीडाइज कॉम्प्लेक्स जो होता है कंटेनिंग साइटोक्रोम ए और A3 के रूप में प्रेजेंट है, एंड इसका जो सेंटर होता है उसमें कहते हैं 2 कॉपर सेंटर्स इसमें देखने को मिलते हैं। बाकी सब में क्या होता है, आयरन हमारा सेंटर के रूप में रहता है। तो कॉपर ही होता है, कॉपर का रिडक्स रिलेशन बहुत कम होता है हमारा, और इसी के साथ क्या होता है, इसी को ही ऑक्सीजन हमारी रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहीं पे आके हमारा यूज होता है, हमारा देखने को मिलता है हमारा। तो हम आगे देखते हैं ETS के बारे में। देखिए बेटा, बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, पूरी तरह तो समझा नहीं पाते हैं, पर जितना आपने पढ़ा होगा तो उसको समझ जाएंगे आराम से। देखिए बेटा, आपको 5 हमारे क्या होते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्सेस हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। पहले कॉम्प्लेक्स की बात करता हूँ, आपको बता NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। NADH2 होता है, यहाँ पे ऐसे जुड़ता है और NAD में बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन तो लेता ही लेता है, साथ साथ हमारा क्या करता है, 2 हाइड्रोजन्स के मॉलिक्यूल्स भी ले लेगा। कौन सा, जो यहाँ पे। और यहाँ पे जो यूबिक्विनोन है, जो मोबाइल कैरियर है, ये किसको होता है, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा किसके अंदर बेटा, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में करना। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 क्या होता है, साइटोक्रोम BC1 इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका ट्रांसफर हमारा देखने को मिलता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या होता है, हमारा 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स भी इनके साथ एंटर चलाते हैं। अब जैसे ही ना इलेक्ट्रॉन अंदर चला गया हमारा, यहाँ पे बात अंदर गया बेटा हमारा, तो जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है वो तो रिवर्स नहीं होंगे, तो उसको क्या करता है, हमारा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में क्या करता है, इसको ट्रांसफर कर देगा हमारा। ऐसे हम देखते हैं बेटा, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 की बात करता हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर 2 क्या होता है, हमारा यहाँ पे क्या होता है, हमारा FADH2 डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स हम इसको बोलते हैं हमारा, है ना। इसको यहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम हमारा काम करता है, जो कि क्या होता है, हमारा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ हमें प्रेजेंट होता है। ये भी क्या करता है, FAD हम यहाँ पे आके जुड़ेगा हमारा। जब FAD हमारा यहाँ पे आएगा तो साथ क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आए तो 2 प्रोटॉन भी इसके साथ आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए हमारा यूबिक्विनोन जो हमारा इसको रिसीव किया, इसका रिडक्शन हुआ, अब हमारा यहाँ पे इसमें ट्रांसफर हुआ। तो 2 प्रोटॉन इसके साथ साथ आए, 2 प्रोटॉन, तो टोटल हमारे क्या बच्चे को 4 प्रोटॉन हमारे बाहर की तरफ पहुंच रहे हैं हमारा, ठीक है ना, हमारा इस तरह से पहुंच रहे हैं हमारे। अब यहां से क्या होता है, इनके बीच में जो 3rd के अंदर जो पहुंचा हमारा, 3rd से क्या होता है, साइटोक्रोम C क्या होता है, मोबाइल कैरियर के रूप में काम करता है। ये इनको इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाता है किसके, हमारा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में लेके जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, साइटोक्रोम आपका A3 के रूप में हमें मौजूद होता है हमारा। यहाँ पे इसका सेंटर क्या होता है, कॉपर सेंटर होता है। कॉपर सेंटर क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है, अटैच होता है हमारा। तो यहाँ पे हाफ ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलके क्या होते हैं, वाटर के एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं, मेटाबॉलिक वाटर का फॉर्मेशन कहते हैं हमारा। अब इनके साथ साथ जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन को भी क्या होता है, बाहर की तरफ धकेल देता है। आपको यहाँ पे ध्यान रखिए हमारा। तो देखिए हमारा जब NADH2 गया हमारा, तो देख सकते हैं हमारा बेटा 2 प्रोटॉन यहाँ निकले, फिर 2 प्रोटॉन यहाँ निकले और 2 यहाँ पे हमारा देखने को हमें देखने को मिलते हैं हमारा। तो 3 जगह हमारे हाइड्रोजन आयंस का यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन हमें प्रोटॉन्स का होता है। इसीलिए NADH2 से हमारे 3 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं। जबकि हम देखते हैं बेटा, हमारा जो NADH2 था वो हमारा क्या हुआ, 2nd स्टेप में हमारा गया था, तो यहाँ से केवल 2 ही जगह से हमारे निकलते हैं हमारे प्रोटॉन हमारे। तो यहाँ पे इसलिए FADH2 से हमारे क्या होते हैं, 2 ATP का जनरेशन हमें देखने को मिलता है। अब देखिए पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में क्या होगा, हाइड्रोजन्स के मॉलिक्यूल्स के बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए। अब वही सेम चीज जो केमियोस्मोटिक थ्योरी पढ़ी थी, वही चीज यहाँ पे लागू होती है। तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर क्या होता है, आपके बहुत सारे प्रोटॉन डेवलप हो गए, तो प्रोटीन मोटिव फोर्स डेवलप होगा। इन प्रोटॉन को निकलने के लिए कोई जगह नहीं है, केवल जगह है तो कौन सी, यहाँ पे कौन सी, ATP सिंथेसिस एंजाइम जो होता है वहीं पे होती है। तो ये प्रोटॉन जितने भी इकट्ठे हो रहे हैं, वो प्रोटॉन हमारे कहाँ होंगे बेटा, ATP सिंथेसिस से निकलेंगे। यूनि वे हमें देखने को मिलता है। तो जब ये प्रोटॉन, जब हाई एनर्जाइज प्रोटॉन हमारे यहाँ से निकलते हैं हमारा, तो यहाँ पे क्या होता है, अपनी एनर्जी को पास ऑन करते करते क्या होते हैं, यहाँ पे एनर्जी को देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ATP सिंथेसिस एंजाइम होता है। ये जो प्रोटॉन की एनर्जी होती है, उससे क्या होता है, ADP क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़कर क्या बनाता है, ATP का फॉर्मेशन करता है। तो ATP सिंथेसिस पे क्या होता है, हमारे जब बाहर से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से प्रोटॉन निकलते हैं हमारे, कहाँ पे हमारे जाते हैं, हमारे मैट्रिक्स में पहुंचेंगे, तो अपनी एनर्जी को देते चले जाते हैं और यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हमारा होता रहता है। इस प्रकार से हमारा ATP का जनरेशन हमें देखने को मिलता है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हमें कहते हैं यहाँ पे। When the electron passes from one carrier to the another, while complex 1 से लेके 4 तक the electron transport chain के अंदर they are coupled to the ATP synthesis, है ना, complex number 5 के अंदर for the production of ATP किससे बनता है, ATP और inorganic phosphate से यहाँ पे
फॉर्मेशन हमें देखना है। द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनर्स पे हमें डिपेंड करता है। ऑक्सीडेशन ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH इज गिव राइज टू द 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP व्हाइल डेट ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 क्या करता है हमारा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का फॉर्मेशन हमें करता है। एरोबिक प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ऐसा होता है। सो रोल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है इज लिमिटेड एंड द टर्मिनल स्टेज ऑफ द प्रोसेस पे ही देखना, तो टर्मिनल ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी इसको हम कह देते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे हमें देखने को मिली थी। द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल है हमारा, सिंस इट डिराइव द होल प्रोसेस, पूरी प्रोसेस को ही हमारा क्या करता है ये रोल करता है। द रिमूविंग ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम से यहाँ पे क्या होता है, तो ऑक्सीजन एक्ट एज ए फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में ही काम करता है यहाँ पे। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए क्या होता है रिक्वायर्ड फॉर फॉस्फोराइलेशन इन द रेस्पिरेशंस के अंदर द एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज यूटिलाइज, सो द प्रोसेस को क्या बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करता है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही यहाँ पे एटीपी का जनरेशन होता है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम is utilized by the synthesis of the ATP with the help of ATP synthesis enzyme complex। 5th में हमें देखने को मिला this complex consists of 2 major component हमें देखने को मिलता है F1 पार्टिकल और F0 पार्टिकल, ऑक्सीसोम्स बोलते हैं जिनके 2 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। F1 क्या होता है हेड पीस के रूप में होता है, इसे पेरिफेरल मेम्ब्रेन के रूप में पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है एंड कंसिस्ट contain the site for the synthesis of ATP और ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बनाने का काम करता है, कि बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट है हमारा F1 हमें देखने को मिलता है। F0 क्या होता है इंट्राग्रेनल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है, डेट फ्रॉम द चैनल्स का चैनल प्रोवाइड करता है विच प्रोटॉन क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में भी बताया था और यहाँ पे अच्छी तरह से उसका डायग्राम यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए। तो ये इंट्राग्रेनल प्रोटीन F0 यहाँ से चैनल प्रोवाइड करता है, प्रोटॉन यहाँ से रिलीज होंगे बाहर की तरफ। F1 वाला पार्ट हेड पार्ट है हमारा, देख सकते हैं बाहर की तरफ है। यहाँ पे ATP सिंथेसिस एंजाइम है, जब प्रोटॉन यहाँ से निकलते हैं हमारा इस प्रोटीन को डिसकॉन्फिगरेशन करते हैं हमारा, प्रोटीन डिसकॉन्फिगरेशन होने से क्या होता है ADP और ATP, तो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होता है इस हाई एनर्जी के रूप में क्या होता है आपस में कपल्ड हो जाते हैं और कपल्ड होने से क्या बनता है ATP का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। इस पूरी यूनिट को क्या बोलते हैं ऑक्सीसोम्स बोलते हैं हमारा, याद रखिएगा। The passage of the proton through the channel is coupled to the catalyst site of the F1 component for the production of the ATP के रूप में देखने को मिलता है। From the each ATP produced 2 hydrogen ions passes through the F0 from the intermembrane space to the matrix down to the electrochemical proton gradient से हमें बनता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से ATP का जनरेशन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमें देखने को मिलता है। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रॉन हमारा एरोबिक रेस्पिरेशंस का। तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस हुआ, लिंक रिएक्शन हुआ, क्रेब्स साइकिल हुआ और ETS हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से कंप्लीट ऑक्सीडेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ग्लूकोज का हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट बनाते हैं कि किस प्रकार से कितने ATP का ओवरऑल हमें जनरेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे देयर कैन बी नेट गेन के रूप में कितने मिलते हैं 38 ATP का प्रोडक्शन हुआ हमारा ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से हमें देखना। फर्मेंटेशन अकाउंट ओनली ए पार्शियल ब्रेकडाउन, फर्मेंटेशन में क्या होता है ओनली पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ था, इसलिए वहाँ पे क्या हुआ 2 ATP बने थे, है ना। यहाँ पे देखना वेयर इज द एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, एंड प्रोडक्ट के रूप में क्या होता है हमें CO2 और वाटर ही हमें देखने को मिलते हैं हमारा। द फर्मेंटेशन देयर इज ए नेट गेन ऑफ ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, यानी 7% के आसपास था फॉर द ईच मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज जनरेटेड ऑफ द पायरुविक एसिड, वेयर एज मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर जनरेटेड अंडर द एरोबिक कंडीशन में हमें देखने को मिला था। NADH इज ऑक्सीडाइज्ड टू NAD प्लस के अंदर रेदर स्लोली इन फर्मेंटेशन में देखने को था, वेदर द रिएक्शन इज वेरी विगोरियस इन द एरोबिक कंडीशन में एक प्रोसेस क्या होती है बड़ी तेजी से हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे हम जो प्रोसेस की बात करते हैं यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस की बात करते हैं पहले रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस ही हम मान के चल रहे थे ब्रेकडाउन प्रोसेस में, बट
यहाँ पे फर्दर जब आगे हमारा डिस्कवर हुआ तो इसको हमने क्या बोला कि एम्फीबोलिक पाथवे हमने बोला, क्योंकि यहाँ पे एनाबोलिज्म भी होता है और कैटाबोलिज्म भी हमें देखने को मिलता है। कैसे हमें बात करते हैं, ग्लूकोज इज ए फेवरेट सबस्ट्रेट फॉर द रेस्पिरेशन के रूप में देता है, so कि क्विक एनर्जी जनरेट करता है हमारा। ऑल कार्बोहाइड्रेट इज यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज बिफोर दे आर यूज्ड फॉर द रेस्पिरेशन के लिए, तो ग्लूकोज में फॉर्मेशन होना। अदर सबस्ट्रेट डू नॉट एंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे एट द फर्स्ट स्टेप पे नहीं जाते हैं। द फैट वुड बी ब्रेकन डाउन इनटू द ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। क्या होंगे, अगर फैट का यूज होना है तो उसका ब्रेक डाउन होगा किसमें, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के अंदर ब्रेक डाउन होगा हमारा। इफ फैटी एसिड्स वर टू बी रेस्पिरेशन होता है, दे वुड बी फर्स्ट टू डिग्रेडेड टू द, किसमें बदलते हैं उनको, किसमें बदलना होता है, एसिटिल कोएंजाइम में बदलना जरूरी होता है। कोएंजाइम एंटर इनटू द पाथवे में आने के लिए, ग्लिसरॉल वुड एंटर द पाथवे बिफोर बीइंग कन्वर्टेड टू पीजीएल, और जो ग्लिसरॉल है उसको भी आपको क्या होगा, अगर यूज करना है तो उसको क्या होगा, पीजीएल के अंदर कन्वर्ट होना जरूरी होता है हमारा। द प्रोटीन वुड बी डिग्रेडेड बाय द प्रोटियोजेज, एंजाइम के द्वारा उसको ब्रेक डाउन किया है एंड इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स में बदलते हैं आफ्टर डीएमिनेशन प्रोसेस के द्वारा। एंड डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, दे वुड बी एंटर द पाथवे की बात करते हैं ऑफ सम स्टेज विद इन द क्रेब्स साइकिल इवन इन द पायरुवेट, या तो पायरुवेट बदलते हैं या क्रेब्स साइकिल के कोएंजाइम एसिटिल कोएंजाइम ए के रूप में वहां पे एंटर करेंगे, किसमें, क्रेब्स साइकिल के अंदर। सिंस रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ द सबस्ट्रेट, हमें देखने को द रेस्पिरेटरी प्रोसेस ऑफ द कैटाबोलिक पाथवे एंड द रेस्पिरेटरी पाथवे एज ए कैटाबोलिक पाथवे के रूप में हमें देखने के रूप में देखना। सो मैनी कंपोनेंट दैट वुड बी विड्रॉन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस सबस्ट्रेट। जो हमने जो पाथवे हमने पढ़ा, इन पाथवे, ये पाथवे एंटर भी कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट पाथवे क्या होते हैं, जब कैटाबोलिज्म में आ रहे हैं तो यूज हो रहे हैं, और क्या होता है, ये पाथवे फिर डिफरेंट फॉर्मेशन को बनाने में भी मदद करते हैं। जैसे कि बात करते हैं हमारा सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स की बात करें, एसिटिल कोएंजाइम वुड बी विड्रॉन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी। अगर हमें फैटी एसिड बनाना है तो, क्योंकि एंटर भी इससे किया, तो फैटी एसिड बनाना, तो एसिटिल कोएंजाइम को हम रेस्पिरेटरी पाथवे से रिमूव कर सकते हैं और फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं हमारा। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या हुआ, एनाबोलिज्म प्रोसेस हमारा। ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हमने बात करी, रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट फ्रॉम द लिंक के रूप में हमें काम किया था। जो ब्रेकडाउन प्रोसेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैटाबोलिज्म भी है एंड सिंथेसिस इज क्या हमारा, एनाबोलिज्म भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हम बात करते हैं बिकॉज द रेस्पिरेटरी पाथवे इज इन्वॉल्व इन बोथ द एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, दोनों तरीके से हमारा काम होता है। It would hence be better to consider the respiratory pathway as a एम्फीबोलिक पाथवे बोलते हैं rather than the a catabolic ones, हम इसको कहते हैं। तो जैसे हमने बात की इस पाथवे के अंदर बात की, हम बात करते हैं जैसे हमारा क्या बनता है, एसिटिल कोएंजाइम ए हमारा बना, तो एसिटिल कोएंजाइम में पाथवे में पार्टिसिपेट भी करता है, और इस एसिटिल कोएंजाइम ए को हम पाथवे से निकाल कर हम यहाँ पे फैटी एसिड और जिब्रेलिक एसिड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा एनाबोलिज्म हो गया हमारा। ऐसे सक्सिनिल कोएंजाइम के बारे में बात करो हमारा, तो सक्सिनिल एंजाइम जो होता है हमारा, जो क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में या साइटोक्रोम या फाइटोक्रोम्स के फॉर्मेशन में भी क्या होता है, फॉर्मेशन में इसका यूज किया जाता है हमारा। बात करते हैं ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड OA जो हमारा बना, या अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो बनता है हमारा, हम इसका यूज कर सकते हैं अमीनो एसिड के सिंथेसिस में, इसका हम यूज कर सकते हैं हमारा यहाँ पे इसमें से, है ना। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, एल्केलॉइड्स के सिंथेसिस में भी होता है। तो ये पाथवे जो होते हैं हमारे इंटरमीडिएट जो होते हैं हमारे सिंथेसिस में भी होते हैं, और ये इंटरमीडिएट हमारे क्या होते हैं, कभी भी पाथवे में एंटर करके एनर्जी का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं हमारा। इसीलिए इस प्रोसेस को हम एम्फीबोलिक पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों हमें देखने को मिलता है। देख सकते हैं बेटा, हमको कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या है, सिंपल सुगर ग्लूकोज था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है ना, DHAP PGL बनते हैं, अल्टीमेटली पायरुविक एसिड बनते हैं, पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम आता है, एसिटिल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल आता है, रिजल्टेंट H2O और CO2 में निकलने को मिलता है। लेकिन जब फैट को जाना है तो फैट का ब्रेकडाउन होगा, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, इनका जो फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे आपको देखना है ग्लिसरॉल का जाना है तो आपको PGL में बदलना पड़ेगा, PGL आपका पायरुविक एसिड भी एसिटिल कोएंजाइम जाएगा, फैटी एसिड डायरेक्ट जाएंगे, कन्वर्जन होगा एसिटिल कोएंजाइम, बीटा ऑक्सीडेशन हमारा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सीधा क्रेब्स है। प्रोटीन जाना तो प्रोटीन का हमारा ब्रेकडाउन होगा एमिनो एसिड के रूप में, फिर ये पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम में बदल देता है। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का हमारा जो हमारा कॉमन
कॉमन सबस्ट्रेट कौन सा होगा, तो कॉमन सबस्ट्रेट कौन सा होगा यहाँ पे, एसिटिल को एंजाइम एक कॉमन सबस्ट्रेट हमें देखने को मिलता है जो कि हमारा क्रेब्स साइकिल में जाता है, यहाँ पे याद रखिएगा हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी क्यूसेंट के बारे में बात करते हैं हमारा। यहाँ पे रेस्पिरेटरी क्यूसेंट क्या होता है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द CO2 इवॉल्व इन द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन कंज्यूम इन द रेस्पिरेशन कुड बी रेस्पिरेटरी क्यूसेंट के रूप में बात करते हैं, नहीं रेस्पिरेटरी रेशियो बोलते हैं, मतलब RQs को बोलते हैं। RQ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द CO2 इवॉल्व, कितनी CO2 बनी किसकी तुलना में, जब कितना ऑक्सीजन का आपने यूज किया, तो उसको बोलते हैं RQ की वैल्यू, हम उसको बोलते हैं। तो रेस्पिरेटरी क्यूसेंट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द रेस्पिरेटरी सब्सटेंस पर यूज करता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, यानी कि सीधी सी बात है, उस मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है। अगर ऑक्सीजन वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हमें देखने को RQ वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी हमारी। अगर उसके अंदर ऑक्सीजन बोला है तो उसको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा ज़्यादा, तो RQ की वैल्यू लेस हमें देखने को मिलती है हमारी। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में RQ की वैल्यू कितनी आती है, 1 हमें देखने को मिलती है। फैट की बात करते हैं तो RQ की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 हमें देखने को मिलती है। प्रोटीन की बात करते हैं तो RQ की वैल्यू 0.9 हमें देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की बात करें, C6H12 ग्लूकोज गया तो यहाँ पे कितने 6 ऑक्सीजन यूज हुए, रिजल्टेंट कितने मिले हमारे 6 CO2 ही बाहर निकले, 6 वाटर। तो क्या हुआ हमारा CO2 कितने बने 6, ऑक्सीजन कितने में 6 में क्या हुआ, RQ की वैल्यू क्या हुआ 1 आ गए। इसलिए कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 आती है, हमें देखने को मिलता है हमारा। ऐसे ही आपको फैट के बारे में बात करें, है ना, ट्राइपेमिटिक एसिड की बात करने के बाद हमारा इसका फॉर्मूला याद रखिए, C51H98O6 हमारा याद करते हैं। 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे इसके यूज होते हैं। 145 ऑक्सीजन हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं। रिजल्टेंट कितना होता है, 102 CO2 का फॉर्मेशन हमारा देखना है। 98 वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं और एनर्जी का जनरेशन होता है। तो 102 अपन 145 की बात करते हैं, 0.07 के अप्रोक्स हमारा ट्राइपेमिटिक एसिड का RQ का वैल्यू हमें फैट के रूप में दें। ऐसे ही प्रोटीन का भी 0.9 के आसपास देखने को। एक से ज्यादा वैल्यू किसकी देखने को मिलती है हमारे, तो एक से ज्यादा वैल्यू ऑर्गेनिक एसिड की देखने को मिलती है 1.3 के आसपास। मैलिक एसिड के लेवल में बात करूं तो 4 हमारा RQ की वैल्यू आती है, क्योंकि इनके अंदर आप देखोगे तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज्यादा हमें देखने को मिलता है हमारा। तो ऑलरेडी इनके अंदर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, तो बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए RQ की वैल्यू इनके अंदर ज्यादा आती है। याद रखिएगा, ऑक्जेलिक एसिड और आपको बात करें आपको मैलिक एसिड के रूप में हम याद कर सकते हैं आपको। तो ये था हमारा इस चैप्टर के बारे में बात कर रही है, हमने बात करें यहाँ पे। तो कुल मिला के मैंने आपको एक एक पॉइंट जो अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है आपको यहाँ पे। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बायोस्कोर चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।